है उसमें करीब 23.3% भूमि पर वन है। तो क्षेत्रफल के आधार पर भी सबसे ज्यादा वन उदयपुर में और प्रतिशत के आधार पर भी सर्वाधिक वन कहाँ मिलते हैं? उदयपुर में। अब बात करते हैं न्यूनतम की। न्यूनतम जो हमें वन मिलते हैं, आप अंदाजा लगा पा रहे हैं, बिल्कुल सही। न्यूनतम वन क्षेत्र की बात कर रहा हूं, प्रतिशत की नहीं। न्यूनतम वन क्षेत्र हमें मिलता है चूरू में, ठीक है, ये ध्यान रखना। न्यूनतम वन क्षेत्र हमारे पास है चूरू में और सेकंड नंबर आता है हनुमानगढ़ का वन क्षेत्र के आधार पर। अब प्रतिशत के आधार पर चौंकने वाली बात है, प्रतिशत कैसे निकलता है? जिले के कुल क्षेत्रफल। अब जोधपुर बड़ा है कि चूरू बड़ा है, ये बताओ, जोधपुर बड़ा है या चूरू बड़ा? सबसे बड़ा जैसलमेर, दूसरा बीकानेर, ठीक है, उसके बाद बाड़मेर, फिर जोधपुर और फिर चूरू, ठीक है। तो क्षेत्रफल जोधपुर का बड़ा है, चूरू का कम है, तो जोधपुर के कुल क्षेत्रफल के मात्र 0.47% यानी 0.47% भूमि पर वन है जोधपुर के में केवल। और दूसरा स्थान होता है चूरू का, चूरू में 0.59% भूमि पर वन है चूरू जिले के कुल क्षेत्रफल के। तो प्रतिशत के आधार पर न्यूनतम वन क्षेत्र, और प्रतिशत किसका निकालते हैं? जिले का। तो जिले के कुल जो क्षेत्रफल है उसके प्रतिशत के आधार पर न्यूनतम जो वन क्षेत्र है वो जोधपुर में ओनली 0.47 और उसके बाद है चूरू का नंबर तो 0.59%। ये ध्यान रखना है आपको। ओके, बस ये सिंपल सी बात हो जाती है हमारे राजस्थान में वनस्पति के डाटा के संदर्भ में, ठीक है। इसके बाद हमारे पास जो क्वेश्चन आता है वो राजस्थान में वनों के वर्गीकरण पर आता है, ठीक है। वनों का जो वर्गीकरण है हमारा उसको हम देखते हैं, कंटिन्यू ही साथ बने रहिए। हम बात कर रहे थे राजस्थान में वनस्पति पर, तो अब हम बात करते हैं राजस्थान में वनस्पति के वर्गीकरण पर। तो वनस्पति का वर्गीकरण राजस्थान में हम दो तरह से कर सकते हैं। पहला जो वर्गीकरण है वो भारत के संदर्भ में और दूसरा जो वर्गीकरण है वो राजस्थान फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा किया जाता है उसके संदर्भ में। तो जब भारत के संदर्भ में हम बात करते हैं तो भारत के संदर्भ में राजस्थान में दो ही तरह के वन मिलते हैं, हम बात कर चुके हैं। एक तो होता है वो उष्ण शुष्क पतझड़ और एक है उष्ण शुष्क कंटीले वन। बस ये दो प्रकार के वन हमारे राजस्थान में देखने को मिलते हैं, शुष्क पतझड़ और कंटीले वन। शुष्क पतझड़ वनों की हम बात करते हैं तो राजस्थान के पश्चिम में देखने को मिलते हैं, शुष्क कंटीले वन राजस्थान के पश्चिम में, बाकी जो पतझड़ वन हैं वो राजस्थान के दक्षिण पूर्व व पूर्वी राजस्थान में देखने को मिलते हैं। लेकिन जब हम राजस्थान पढ़ रहे हैं तो हमें राजस्थान का स्थानीय वर्गीकरण करना होगा, राजस्थान का स्थानीय वर्गीकरण हमें करना होगा। तो राजस्थान का स्थानीय वर्गीकरण हम करते हैं एक बार। तो राजस्थान में वनों को जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उसके अनुसार कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में, ठीक है। 5 भागों में हम वनों को बांटते हैं और ये जो 5 भाग हैं उनकी बात करते हैं, कौन कौन से हैं। 5 भागों में पहला जो है वो है उष्ण कटिबंधीय धोंक वन, ठीक है। दूसरा जो है वो है उष्ण शुष्क मिश्रित पतझड़, ठीक है, या यहां से शुष्क हटा दें अपन, उष्ण मिश्रित पतझड़ वन या केवल मिश्रित पतझड़ वन भी हम इनको पढ़ते हैं। तीसरा है सागवान वन और चौथा जो प्रकार राजस्थान में मिलता है वो है उष्ण कंटीले वन और पांचवा जो है राजस्थान में वो है अर्ध सदाबहार वन। ये 5 प्रकार के वन हमारे राजस्थान में देखने को मिलते हैं। अब ये 5 प्रकार के वनों में जो उष्ण कटिबंधीय धोंकड़ा वन है या धोंक वन है ये हमारे राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्र पर मिलते हैं। राजस्थान का जो कुल वन क्षेत्र है कितना है? कुल वन क्षेत्र फॉरेस्ट डिपार्टमेंट राजस्थान सरकार के अनुसार तो है 32,828 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। क्योंकि हम राजस्थान के संदर्भ में ये वर्गीकरण पढ़ रहे हैं तो हमें यही संदर्भ वैल्यू रखनी होगी।
तो 32,828 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के करीब 58.11% भूभाग पर तो उष्णकटिबंधीय धोकड़ा वन मिलते हैं, 28.38% भूभाग पर हमें मिश्रित पतझड़ वन मिलते हैं, ठीक है, और 6.86% भूभाग पर सागवान वन मिलते हैं। इसके अलावा 6.26% भाग पर उष्ण कंटीले वन मिलते हैं और 0.39% भूभाग पर हमें अर्ध सदाबहार प्रकार के वन देखने को मिलते हैं। अब हम इनका वर्गीकरण कर रहे हैं, प्रमुख वर्गीकरण करते हैं कि ये जो वन है हमारे राजस्थान के जो 5 बड़े वन वर्गीकरण हैं, इनमें कौन कौन से वृक्ष मुख्यतः पाए जाते हैं। ठीक है, ये हमारा राजस्थान मानते हैं और इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं उष्णकटिबंधीय धोंक वनों पर। उष्णकटिबंधीय धोंक वनों पर, तो उष्णकटिबंधीय धोंक वनों में अगर हम बात करें कि किन वन क्षेत्रों में ये सम्मिलित हैं, तो उष्णकटिबंधीय वन क्षेत्रों में सबसे प्रमुख जो जिले आते हैं उनमें है जयपुर, ठीक है, उत्तरी अजमेर, ठीक है, इधर से फिर दौसा, अलवर, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर। ये जो जिले हैं, ये वाला जो पोर्शन है, इस पोर्शन में जो हमारे उष्णकटिबंधीय धोंक वन है वो सर्वाधिक पाए जाते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना है। कौन कौन सा हो गया? अजमेर, उत्तरी अजमेर, जयपुर, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, दौसा, अलवर, ठीक है, उत्तरी टोंक भी इसमें हम शामिल कर सकते हैं, साथ ही में उत्तरी टोंक। अब एक बात बताऊं आपको, यहाँ पे नाम तो है उष्णकटिबंधीय धोंक वन, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि इस क्षेत्र पर सिर्फ और सिर्फ धोंक के पेड़ ही मिलते हैं, ठीक है। इनमें तो धोंक के पेड़ों की तो प्रधानता है, धोंक के पेड़ों की तो क्या है? प्रधानता है। इस वजह से यहाँ पे इनका नाम उष्णकटिबंधीय धोंक रखा है। धोंक के अलावा भी यहाँ पे कुछ वृक्ष देखने को मिलते हैं, जैसे कि खैर, खिरनी, झिंझा, अरुंज। खैर, खिरनी, झिंझा, अरुंज, ये वृक्ष हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। तो खैर, खिरनी, झिंझा, अरुंज के वृक्ष हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना है। मुख्य वृक्ष तो धोंक है ही, ये आप जान ही पा रहे हैं। अब हम बात कर रहे हैं धोंक वनों में मुख्य व्यापारिक महत्व के वृक्ष। मुख्य व्यापारिक महत्व के जो वृक्ष हैं उनमें ये दो आते हैं, एक धोंक और एक खैर। अब हमें क्या धोंक का और खैर का वैज्ञानिक नाम और इनके उपयोग पता होने चाहिए। धोंक की अगर हम बात करते हैं तो धोंक का वैज्ञानिक नाम होता है एनोजिस पंडुला। वैज्ञानिक नाम है धोंक का एनोजिस पंडुला, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो धोंक का वैज्ञानिक नाम एनोजिस पंडुला है। और धोंक क्या है? धोंक राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण सबसे महत्वपूर्ण कोयला व ईंधन की लकड़ी है। कोयला निर्माण व ईंधन से संबंधित लकड़ी है राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण, और वृक्ष का नाम है धोंक। अब धोंक के वृक्ष सबसे ज्यादा मिलते हैं सवाई माधोपुर और करौली में। कुछ अभयारण्य हैं, जैसे रणथंबोर नेशनल पार्क है ना, रणथंबोर नेशनल पार्क है। इसके अलावा सवाई मानसिंह अभयारण्य है सवाई माधोपुर में, कैला देवी है करौली में। इसके अलावा जमुआ रामगढ़ है जयपुर में, और सरिस्का है अलवर में। ये सभी के सभी अभयारण्य धोंक वनों के लिए प्रसिद्ध हैं। बात आती है खैर की। खैर का जो वैज्ञानिक नाम है वो है अकेशिया कटेचु। एकेशिया कटेचु, अकेशिया कटेचु इसका वैज्ञानिक नाम है, और खैर कत्था बनाने में उपयोगी है। एक क्वेश्चन आया हुआ है, आपको बताता हूं कि खैर वृक्ष के किस भाग से कत्था प्राप्त किया जाता है। तो आप याद रखिए कि खैर वृक्ष की छाल से, खैर वृक्ष की छाल से हम किसकी प्राप्ति करते हैं? कत्थे की प्राप्ति करते हैं। तो ये खैर इस क्षेत्र में काफी मिलता है। तो एनोजिस पंडुला याद रखिए, धोंक और अकेशिया कटेचु याद रखिए। ये हमारा राजस्थान का मैप है।
अब इनमें हम उन वृक्षों को लेते हैं जो इजी वे में हम पढ़ सकते हैं। सागवान वन लेते हैं, इनसे पहले सागवान वन। सागवान वन हमें देखने को मिलते हैं राजस्थान के दक्षिण और दक्षिण पूर्वी जो जिले हैं उनमें। दक्षिण और दक्षिण पूर्वी जिले जो हैं उनमें मुख्यतः आ जाता है दक्षिण उदयपुर, इधर लिख देता हूं मैं, दक्षिण उदयपुर, ठीक है। इसके अलावा फिर प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, ठीक है, ये जिले। इसके अलावा फिर इधर दक्षिण कोटा, दक्षिण बारां, झालावाड़, ठीक है। यहां पे हमें सागवान वन देखने को मिलते हैं। अब सागवान वनों में प्रधान वृक्ष कौन से हैं? तो सागवान वनों में जो प्रधान वृक्ष हैं और इनकी जो विशेषताएं उनकी हम बात करते हैं। सागवान वनों में प्रधान वृक्ष खुद सागवान है, तेंदू है, महुआ, ये इसके प्रधान वृक्ष हैं। सागवान, तेंदू, महुआ, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब सागवान, तेंदू, महुआ जो प्रधान वृक्ष हैं, इनमें से सागवान की अगर हम बात करते हैं तो सागवान काफी महत्वपूर्ण व्यापारिक लकड़ी है। सागवान का वैज्ञानिक नाम होता है टेक्टोना ग्रांडिस, टेक्टोना ग्रांडिस, ये इसका व्यापारिक महत्व का वृक्ष है और वैज्ञानिक नाम है टेक्टोना ग्रांडिस। और उसको स्थानीय भाषा में या यूं कहें इसका उपनाम है टीक, टीक भी इसे कहा जाता है। अब हमारे सीता माता अभयारण्य कहाँ है? प्रतापगढ़, उदयपुर और चित्तौड़गढ़ में। सीता माता अभयारण्य सागवान वनों के लिए काफी महत्वपूर्ण है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। इसके अलावा फिर आ जाते हैं हम तेंदू पर। तेंदू का वैज्ञानिक नाम है, ये वैज्ञानिक नाम आपको जरूर याद रखना है, आप आरएस के लिए पढ़ रहे हो तो तेंदू का वैज्ञानिक नाम है डायस्पोरा, डायस्पोरा मेलोनजाइलोन, डायस्पोरा मेलोनजाइलोन, ये इसका वैज्ञानिक नाम है। और तेंदू की खास बात मैं आपको बताऊं कि तेंदू वृक्ष के जो पत्ते हैं ये बीड़ी बनाने में उपयोगी हैं, तंबाकू लपेटने में उपयोगी हैं, ये भी व्यापारिक महत्व का वृक्ष है। डायस्पोरा मेलोनजाइलोन, तेंदू का स्थानीय नाम है टिमरू, तेंदू का स्थानीय नाम है टिमरू। इसमें ये मुख्यतः दक्षिण उदयपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा में बड़े पैमाने पर देखने को मिलता है, ठीक है। उसके बाद आती है बात महुआ की। महुआ, महुआ का वैज्ञानिक नाम है मधुका, मधुका लोंगोफोलिया, मधुका लोंगोफोलिया, ये इसका वैज्ञानिक नाम है मधुका लोंगोफोलिया, ठीक है। अब ये जो मधुका लोंगोफोलिया वैज्ञानिक नाम जिसको हम महुआ कह रहे हैं, ये महुआ आदिवासियों का कल्प वृक्ष कहलाता है, महुआ आदिवासियों का कल्प वृक्ष कहलाता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो अपना जो महुआ है आदिवासियों का कल्प वृक्ष तो कहलाता ही है, साथ में ये देशी शराब निर्माण के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। इससे निर्मित जो देशी शराब है उसको महुड़ी की संज्ञा देते हैं। और महुआ भी सीता माता अभयारण्य में बहुतायात में मिलता है। ऐसे कहते हैं कि इस महुआ वृक्ष में ही घर बनाकर उड़न गिलहरी रहती है, ठीक है। तो सागवान, तेंदू और महुआ इन सागवान वनों का काफ़ी महत्वपूर्ण वृक्ष हैं। उसके बाद हम आते हैं अर्ध सदाबहार वनों पे। जिन प्रदेशों में सागवान वन मिलते हैं उन्हीं प्रदेशों में अर्ध सदाबहार वनों का भी विस्तार है। और एक क्वेश्चन आता है कि राजस्थान की एकमात्र सदा हरित वनस्पति बताएं, तो राजस्थान में एकमात्र जो प्रधान रूप से सदा हरित वनस्पति पाई जाती है वो है बांस, बम्बू, बांस या बैम्बू, ठीक है। तो इसका वैज्ञानिक नाम बैम्बूशिया ही है, वैज्ञानिक रूप से इसको बैम्बूशिया कहते हैं। और ये भी कलात्मक फर्नीचर निर्माण के लिए, टोकरियां निर्माण के लिए, भवन निर्माण के लिए इसका काफ़ी उपयोग होता है, ठीक है, बांस का। इसके बाद हमारे पास आता है, अब हमने ये पढ़ लिया है, ये पढ़ लिया है और ये पढ़ लिया है। अब हमारे पास बचता है उष्णकटिबंधीय वन और मिश्रित पतझड़ वन। तो देखो ये एक लाइन खींच दीजिए आप, ये 50 सेमी संवर्षा रेखा है, यूँ मान लीजिए
तो इस 50 सेमी समवर्षा रेखा के पूर्व में अरावली सहित ये पूरा जो पोर्शन है यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं मिश्रित पतझड़ प्रकार के वन, मिश्रित पतझड़ प्रकार के वन देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब मिश्रित पतझड़ वन हमें प्रधान रूप से दक्षिण अजमेर में, दक्षिण टोंक में, बूंदी में, बारा में, उत्तरी कोटा में, इसके अलावा राजसमंद, उदयपुर, चित्तौड़, भीलवाड़ा में देखने को मिलते हैं। मिश्रित पतझड़ वनों में प्रतिशत तो आपने जान ही लिया 28.38% है। मुख्य जो वन मिश्रित पतझड़ वनों में देखने को मिलता है, इन वनों को मैं यहाँ बता रहा हूँ। मिश्रित पतझड़ वनों में जो प्रधान हैं उनमें एक तो हमें मिलता है ढाक, ढाक को हम प्लाश भी कहते हैं, प्लाश को हम फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट यानी कि जंगल की ज्वाला भी कहा जाता है। अब RS प्री में ही आया हुआ क्वेश्चन है ढाक, प्लाश, जंगल की ज्वाला, और लेकिन ऐसे क्वेश्चन था कि जंगल की ज्वाला कहते हैं, उसमें ढाक या प्लाश नाम नहीं था, इसका वैज्ञानिक नाम था। तो वैज्ञानिक नाम याद रखिए, ब्यूटिया मोनोस्पेमा, ब्यूटिया मोनोस्पेमा, ठीक है, स्पेरमा, ये इसका वैज्ञानिक नाम है। तो ढाक प्लाश जंगल की ज्वाला कहलाता है। और ये कुंभलगढ़ अभयारण्य जो कि उदयपुर, राजसमंद, पाली में विस्तृत है, कुंभलगढ़ अभयारण्य में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, अब इस ढाक से प्राकृतिक रंग भी बनाया जाता है। इसके फूल जो होते हैं वो ऑरेंज कलर के होते हैं, तो इनके फूलों से प्राकृतिक जो ऑरेंज रंग है वो भी बनाया जाता है। ठीक है, तो इन मिश्रित पतझड़ वनों में मिलता है। मिश्रित पतझड़ वनों में ढाक के अलावा मुख्य अन्य वृक्ष देखने को मिलता है अर्जुन, अर्जुन वृक्ष देखने को मिलता है। अर्जुन का जो वैज्ञानिक नाम है वो है अर्जुना टर्मिनालिया, अर्जुना टर्मिनालिया। ठीक है, अर्जुना टर्मिनालिया ये हमारे अर्जुन का वैज्ञानिक नाम है। और अर्जुन वृक्ष भी इन्हीं मिश्रित पतझड़ वनों में उदयपुर, चित्तौड़ में काफ़ी बड़े पैमाने पर देखने को मिलता है। इसके अलावा ये इन जिलों में भी ये मिल जाते हैं, क्योंकि पेड़ है, मना नहीं करेगा। अगर आप इसे डूंगरपुर में लगाएंगे तो ऐसे थोड़ी मना करेगा, मैं तो नहीं उगूंगा इधर। ठीक है, तो ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पे भी देखने को मिल जाते हैं। अर्जुन का वैज्ञानिक नाम तो आपने जान लिया, महत्व तो बता देता हूँ। एक तो महत्व है कि अर्जुन के पेड़ पर टसर रेशम, टसर रेशम के कीट पाले जाते हैं, टसर रेशम के कीट पाले जाते हैं। टसर रेशम का उत्पादन होता है अर्जुन के पेड़ पर। साथ ही अर्जुन औषधीय महत्व का पेड़ है। इसकी जो छाल है वो हृदय रोग के उपचार में उपयोगी है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। मिश्रित पतझड़ वनों में ही एक अन्य महत्वपूर्ण वृक्ष है गूगल, गूगल, गूगल एक अन्य महत्वपूर्ण वृक्ष है। गूगल का वैज्ञानिक नाम है कॉम्बीफोरा विट्टी, कॉम्बीफोरा विट्टी, ये इसका वैज्ञानिक नाम है। और गूगल भी इसी मिश्रित जो क्षेत्र है यहाँ पे मिलता है। सबसे ज़्यादा गूगल अजमेर में देखने को मिलता है। गूगल एक संकटग्रस्त या यूँ कहें लुप्त प्राय प्रजाति है वनस्पति की, रेड डाटा बुक में शामिल है। गूगल से धूप और अगरबत्ती भी बनाई जाती है। साथ ही गूगल जो होता है वो गठिया रोग, ऑर्थराइटिस जो होता है उसकी एक बेहतरीन औषधि होती है। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो मिश्रित वनों में ये प्रधान ढाक, अर्जुन और गूगल के वृक्ष देखने को मिलते हैं। इसके बाद हमारे पास एक ही रह जाता है जिनमें है हमारे पास कौन से, उष्ण कंटीले वन, वो इस संपूर्ण भाग में देखने को मिलते हैं। उष्ण कंटीले वनों को हम वर्षा के औसत के आधार पर दो भागों में बांट सकते हैं। यहाँ तो आ जाती है झाड़ियाँ, ठीक है, और इस क्षेत्र में घग्गर प्रदेश को छोड़ दीजिए। घग्गर प्रदेश में पारिस्थितिकी परिवर्तन से कई प्रकार के पेड़ देखने को मिलते हैं। और यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं कंटीले वन, कंटीले वृक्ष एवं स्टेपी घास। ठीक है, स्टेपी घासें मैं जलवायु में आपको बता चुका हूँ क्या होती हैं। झाड़ियों में अब कुछ हैं यहाँ पे, झाड़ियों में यहाँ पे हमें देखने को मिल जाती है कैक्टस यानी कि नागफनी।
ठीक है, नागफनी कैक्टस। अब कैक्टस से संबंधित एक क्वेश्चन है कुलधरा। कुलधरा, कुलधरा गांव है जैसलमेर में। कुलधरा जैसलमेर में हमें कैक्टस गार्डन देखने को मिलता है। कुलधरा जैसलमेर में हमें कैक्टस गार्डन देखने को मिलता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। ओके, अब इसके अलावा यहाँ पे फिर हमें देखने को मिलती हैं झाड़ियों में, जैसे फोग है, खींप है, ये हमें देखने को मिलता है। फोग, खींप, बेर, बेर की झाड़ी, ये हमें देखने को मिलती हैं। इसके अलावा फिर कंटीले जो वृक्ष हैं, इनमें भी काफ़ी महत्वपूर्ण वृक्ष देखने को मिलते हैं। इनमें हम शुरू करते हैं हमारी खेजड़ी से। खेजड़ी, खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम है प्रोसेपिस सिनेरेरिया। प्रोसेपिस सिनेरेरिया, ये इसका वैज्ञानिक नाम है। और 31 अक्टूबर 1983 में इसको राज्य वृक्ष का दर्जा दिया गया था। 31 अक्टूबर 1983 में इसे राज्य वृक्ष का दर्जा दिया गया और 1988 में खेजड़ी के ऊपर डाक टिकट भी जारी हुई थी। 1988 में खेजड़ी पे डाक टिकट जारी हो चुकी है। 1983 में इसे राज्य वृक्ष का दर्जा दे दिया गया था, ठीक है, ये आप ध्यान में रखना है। ओके, अब हम अगर खेजड़ी पर बात करते हैं तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस खेजड़ी को राजस्थान का सूखा मेवा भी कहते हैं। ये एक ऐसा वृक्ष है जिसका जड़ से लेकर पत्ती तक पूरा उपयोगी है, बहुउपयोगी है, ठीक है। इसकी जो छाल है, छाल को सूखे मेवे कहते हैं। इसकी जो फलियां हैं सांगरी, वो सांगरी पंचकुटा, पंचकुटा सुना आपने नाम, पंचकुटा। पंचकुटा राजस्थान की फेवरेट सब्जी है, जिसमें कैर, सांगरी, काचरी, गुंदा, ठीक है, और कुमटा, ये सम्मिलित होता है। कैर, सांगरी, काचरी, गुंदा, कुमटा, इनको मिश्रित रूप से हम क्या कहते हैं, पंचकुटा कहते हैं। तो ये 31 अक्टूबर 1983 में राज्य वृक्ष का दर्जा मिला। साथ ही ये राजस्थान का सूखा मेवा कहलाता है। इसकी जो फलियां हैं सांगरी, वो पंचकुटा का एक तत्व है। पंचकुटा राजस्थान की सबसे महंगी और सबसे फेवरेट, या यूँ कहो कि राजस्थान की पारंपरिक सब्जी है ये, ठीक है, कैर सांगरी की सब्जी। और अब इसमें जैसे कुमटा क्या होता है, कुमटा भी किकर प्रजाति का एक वृक्ष होता है। उसका वैज्ञानिक नाम होता है एकेसिया सेनेगल। एकेसिया सेनेगल, ये किकर प्रजाति का ही होता है, एकेसिया सेनेगल, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। ओके, तो अब हम बात कर रहे थे इस खेजड़ी के लिए। तो खेजड़ी का महत्व आप जान चुके हैं। खेजड़ी की खास बात ये है कि हमारा जो खेजड़ी है, ये खेजड़ी में कुछ लोक देवताओं का निवास भी माना जाता है। गोगा जी, गोगा जी का निवास माना जाता है खेजड़ी में। ऐसे कहते हैं कि गांव गांव खेजड़ी और गांव गांव गोगा जी, तो गोगा जी का निवास स्थान माना जाता है। साथ ही अगर हम बात करते हैं खेजड़ी के संदर्भ में, तो खेजड़ी ऐसा है कि दशहरे के दिन इसकी वृक्ष की पूजा की जाती है। अब खेजड़ी को कुछ नुकसान होता है, जैसे प्राकृतिक रूप से इसमें जड़ छेदक एक कीट लग जाता है। जड़ छेदक यानी इसकी जड़ों को छेद कर देता है, जड़ छेदक कीट लग जाता है। सेलेस्टर्ना स्क्राबेटर, सेलेस्टर्ना, सेलेस्टर्ना स्क्राबेटर, स्क्राबेटर, ये जड़ छेदक कीट लग जाता है इसमें, जो वृक्ष को काफ़ी नुकसान पहुंचाता है। साथ ही इसमें एक कवक लग जाता है, कवक और फफूंद इसको काफ़ी नुकसान पहुंचाते हैं। फफूंद का नाम बफोड़ा, बफोड़ा, और कवक है गायनोडर्मा, ठीक है, गायनोडर्मा, गायकोडर्मा और बफोड़ा, ये फफूंद हैं और कवक हैं। और ये जड़ छेदक कीट है सेलेस्टर्ना स्क्राबेटर, ये इस वृक्ष को प्राकृतिक रूप से काफ़ी नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं अन्य जो वृक्ष यहाँ पे मिलते हैं, तो उनमें आप जानते ही हैं, एक आता है हमारा रोहिड़ा। रोहिड़ा की खास बात क्या है? रोहिड़ा की खास बात है कि रोहिड़ा भी हमारे राजस्थान का राज्य पुष्प है। इन्हीं कंटीले वनों में मिलता है रोहिड़ा,
रोहिड़ा को हम राज्य पुष्प कहते हैं, रोहिड़ा को हम राज्य पुष्प कहते हैं। 1983 में ही रोहिड़ा को राज्य पुष्प का दर्जा मिला था। और रोहिड़ा राजस्थान का सागवान कहलाता है क्योंकि इसकी लकड़ी सॉफ्ट होती है और इसकी लकड़ी सॉफ्ट होने के साथ साथ इमारती होती है, तो इसलिए इसे राजस्थान का सागवान कहते हैं। ठीक है, क्या कहलाता है ये? राजस्थान का सागवान कहलाता है। ओके, अब इमारती महत्व का है और इसको राजस्थान का टीक भी कहते हैं क्योंकि टीक स्थानीय नाम किसका है? सागवान का। इसके अलावा इन कंटीले वनों में जैसे कीकर है, जाल का वृक्ष है, ये कुमटा है, ये अन्य काफ़ी महत्वपूर्ण वृक्ष मिलते हैं। कीकर जाना जाता है गोंद उत्पादन के लिए, बबूल भी कहते हैं इसको। हमारे यहाँ बाड़मेर में चौहटन क्षेत्र है जो गोंद उत्पादन के लिए काफ़ी फेमस है। ओके ना, तो ये हमारे राजस्थान के प्रमुख वन हैं, इन्हें आप अच्छे से लर्न कीजिए। ओके फ्रेंड्स, कंटिन्यू साथ बने रहने के लिए थैंक यू। जय हिंद।